सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और जॉइंट स्टॉक कंपनी का 5th क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो क्या है इसका मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, अपने पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप सेवरल स्पेशल institutions in the country to provide long term and medium term loans to business enterprises। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारा स्पेशल इंस्टीट्यूशंस कंट्री में बना रखा है। ये स्पेशल इंस्टीट्यूशंस क्या करता है? लोन देता है। किसको लोन देता है? बिजनेस एंटरप्राइजेस को लोन देता है। लेकिन कैसा टाइप का लोन? लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन देता है। ये भी एक तरीके का बैंक ही होता है, लेकिन ये सब स्पेशल टाइप का बैंक होता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रखा है? स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बना रखा है। ये इंस्टीट्यूशंस क्या करता है? बैंक्स माने बिजनेस एंटरप्राइजेस को लोन देता है। लेकिन कैसा लोन देता है? मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। These institutions or development banks have become a major source of finance for flotation of new concerns as well as for the modernization and expansion of the existing concerns। अगर समझो कोई existing business enterprise को अपना business को modernize करना है, expand करना है, उसको लंबा समय के लिए या मीडियम टर्म के लिए लोन चाहिए, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करेगा? उन लोगों को भी लोन दे देगा। और अगर कोई नया कंसर्न है, नया कंसर्न है कोई नया बिजनेस यूनिट है, उसको अगर लोन चाहिए लंबा समय के लिए, तो क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको भी लोन दे सकता है। ऑब्वियसली हर इंस्टीट्यूशंस का अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। अगर वो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस के संग अग्री करेगा तो नया कंसर्न को भी क्या है, उसके हिसाब से लोन मिल जाए। दे प्रोवाइड फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या होता है? पैसा। दे प्रोवाइड फाइनेंस बोथ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? उन लोग डेट तो देता है। डेट मतलब क्या होता है? उधार। उन लोग लोन तो दे देगा। इक्विटी का मतलब क्या हो गया? कंपनी का मान लो आज मेरे को लोन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करेंगे, बिकॉज मेरे को लंबा समय के लिए लोन चाहिए। तो उन लोग क्या करेगा? मेरा शेयर्स खरीद लेगा, है ना, और मेरे को क्या करेगा? उसके बदले पैसा दे देगा। तो वही बोल रहा है कि दे प्रोवाइड फाइनेंस बोथ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट। इक्विटी के फॉर्म में और डेट के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में उन लोग पैसा प्रोवाइड करता है। These institutions are not simply financial institutions। ये कोई नॉर्मल छोटा मोटा बैंक नहीं होता है। They also provide promotional, technical and managerial services। ये लोग अपने को कुछ एक्सपर्ट सर्विसेज भी देता है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। अपने को कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस वगैरह चाहिए तो भी क्या है, ये बैंक अपने को वो फैसिलिटी दे देगा। अच्छा, IFCI, that is Industrial Finance Corporation of India, IDBI, that is Industrial Development Bank of India, ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India, SIDBI, Small Industries Development Bank of India, are well-known development banks of the country। तो ये अपने को कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल्स दिया हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? IFCI हो गया, IDBI हो गया, ICICI हो गया और SIDBI हो गया। ये सब कुछ क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि क्या करता है? लंबा समय के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है बिजनेस एंटरप्राइजेस को। और इन लोग फाइनेंस दो फॉर्म में प्रोवाइड करता है। क्या है? इक्विटी एंड डेट। इक्विटी के फॉर्म में भी इन लोग फाइनेंस प्रोवाइड करता है और डेट के फॉर्म में तो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। वो तो नॉर्मल बैंक्स भी डेट के हिसाब से फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ये समझ में आया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या है? एडवांटेजेस में आ जाओ। एडवांटेजेस में देखते क्या लिखा हुआ है। बोथ रिस्क एज वेल एज लोन कैपिटल इज अवेलेबल। देखो लोन कैपिटल तो समझ में आ गया, लोन दे रहा है मेरे को, है ना, लोन के फॉर्म में हम लोग को पैसा दे रहा है। रिस्क क्यों लिखा है? इक्विटी, बोलो मेरा कंपनी का शेयर्स खरीद रहा है, क्या पता मेरा कंपनी डूब जाए तो उन लोग का जितना पैसा लगाया है वो भी गया, है ना, तो इसीलिए रिस्क लिखा हुआ है यहाँ पे। बोथ रिस्क एज वेल एज लोन कैपिटल इज अवेलेबल। Special financial institutions provide underwriting facilities also। What do you mean by underwriting facilities? नहीं, आज मेरा शेयर्स नहीं बिक रहा है मान लो, तो हम क्या है, अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर लिए, वो मेरा कंपनी का शेयर्स खरीद लेगा, मेरे बिहाफ में वो बेचेगा, हम उसको कमीशन दे देगा। तुम लोग एक इशू ऑफ शेयर्स जो तुम लोग का चैप्टर है अकाउंट्स में, उसमें तुम लोग पढ़ा होगा अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में। पता नहीं स्कूल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। तो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करता है? अंडरराइटिंग का फैसिलिटीज भी देता है। अगर मेरा शेयर्स नहीं बिक रहा है तो वो लोग मेरे बिहाफ में क्या है, मेरा शेयर्स को खरीद लेगा और फिर उसको मार्केट में बेचेगा। समझ में आया? बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आर अवेलेबल। ये यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पे लोन के फॉर्म में भी कैपिटल मिल रहा है
और इक्विटी के फॉर्म में भी मेरे को कैपिटल मिल रहा है, इसीलिए लिखा है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आर अवेलेबल। हम लोग पढ़े थे ना वो वाले, हाँ यस, वो वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि अगर एक कंपनी इक्विटी के फॉर्म में भी पैसा को रेस कर रहा है, अगर डेट के फॉर्म में भी पैसा को रेस कर रहा है, तो उस प्रोसेस को अपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं, कि इक्विटी के साथ साथ वो डेट भी यूज कर रहा है। समझ में आया था ना, कि वो बैंक से लोन भी ले रहा है और इक्विटी शेयर भी इशू कर दे रहा है। उस इक्विटी शेयर अगर हम लोग इशू करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो शेयर होल्डर्स के थ्रू भी मेरे को पैसा मिल रहा है और बैंक से भी मेरे को पैसा मिल जा रहा है, क्योंकि हम लोन ले लिए। तो अगर हम इक्विटी के साथ साथ डेट यूज करें तो वो प्रोसेस को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू कंपनीज विच में फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फाइनेंशियल फ्रॉम द पब्लिक। अगर समझो नया कंपनी है, वो पब्लिक से क्या करना चाहता है, पैसा रेज करना चाहता है, कोई भी कैसे भी थ्रू, मान लो शेयर्स के थ्रू वो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहता है, तो नया कंपनी के ऊपर कौन भरोसा करेगा, क्या पब्लिक उतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, पब्लिक उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए तो नया कंपनी को फिर पैसा कैसे मिले, इन लोगों को तो पैसा चाहिए बिकॉज इन लोगों को काम करना है। तो वही लिखा हुआ है, न्यू कंपनीज विच में फाइंड इट डिफिकल्ट to raise financial from the public can get finance from these institutions। तो ये institutions क्या करता है, उन नया कंपनीज को पैसा दे देता है। असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब क्या होता है, हेल्प। असिस्टेंस इज अवेलेबल when recourse to normal sources is impracticable और unprofitable। तो अगर इन लोगों को दूसरी जगह से पैसा नहीं मिल रहा है तो इन लोगों को कौन असिस्ट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस असिस्ट कर देता है। बिकॉज इन लोगों को जो दूसरा सोर्स है वो अनप्रॉफिटेबल है, वो इम्प्रैक्टिकेबल है, इन लोगों को दूसरा रास्ता से कुछ पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो इन लोग कहाँ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास चला जाता है और इन लोग को बोल देता है कि भाई हम लोग को पैसा का जरूरत है, आप हम लोग को पैसा दे दो। Modernization and expansion plans can be financed without much strain on the financial structure of the company। तो अगर कोई नया कंपनी को मॉडर्नाइज करना है या एक्सपैंड करना है अपना फर्म को, तो इन लोगों को क्या है, इजीली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा दे देता है और इन लोगों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रेन स्ट्रेस नहीं आता। थर्ड, as these institutions carry out a thorough investigation before granting assistance to a concerned relationship with them helps to increase the credit worthiness of the company। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ऐसे नहीं मिलता है, वो लोग कंपनी के अंदर पूरा घुस जाएगा, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेगा कि आपकी कंपनी में कौन है, आप लोग क्या काम करते हैं, आपको पैसा क्यों चाहिए, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग शेयर इशू किए हुए हैं कि नहीं, आप लोग कोई बैंक से लोन ले रखे हो कि नहीं ले रखे हो। उन लोग पूरा थरो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद ही मेरे को पैसा देता है, ऐसे वो लोग मेरे को पैसा नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत हाईली माने एकदम हाईली क्वालिफाइड बैंक्स, मान लो ये एकदम हाई रैंक का बैंक हो गया, नॉर्मल छोटा मोटा बैंक नहीं होता है। तो ये लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद वो लोग मेरे को पैसा देते हैं। तो अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन से मेरे को पैसा मिल रहा है तो लोगों के सामने मेरा कंपनी का इज्जत क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कि भाई इसको तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पैसा दे दिया, तो भाई ठीक है, ये मतलब अच्छा कंपनी है, इसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उस कंपनी का क्या हो जाता है, क्रेडिट वर्दिनेस इंप्रूव हो जाता है, इनहैंस हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लोन्स एंड गारंटीज इन फॉरेन करेंसीज एंड डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द इंपोर्ट ऑफ रिक्वायर्ड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अपने को भागना नहीं है, धीरे धीरे समझना है। अगर अपने को कोई मशीनरी या इक्विपमेंट अपने को इंपोर्ट करवाना है, तो अपने अगर इंपोर्ट मतलब क्या होता है, फॉरेन से मंगवा रहे हैं अपने इंडिया में, तो अपने अगर पैसा देंगे सामने वाले को, अब्रॉड में अगर पैसा दे रहे हैं तो अपने आईएनआर में तो पैसा नहीं दे सकते ना, उनका जो करेंसी है मेरे को वहीं पे दे, वैसे ही पैसा उनको चुकाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है ना, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये अपने को फॉरेन करेंसीज में भी लोन्स प्रोवाइड करता है, फॉरेन करेंसीज में भी क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। मेरे बिहाफ में क्या, उन लोगों को पैसा दे देगा, फिर हम इन लोगों को धीरे धीरे करके चुकाते रहेंगे, ठीक है। और ये मेरे बिहाफ में गारंटी भी लेता है, मेरे बिहाफ में गारंटी भी लेता है। जैसे बहुत बार अगर समझो अपने इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो वो तो सेलर जो है वो अब्रॉड में बैठा है, वो मेरे को बोलेगा क्या गारंटी कि आप मेरे को पैसा दे दोगे, अगर आप मेरा मशीनरी ले गए और आप भाग गए, आप मेरे को पैसा दिया ही नहीं, तब हम कहाँ जाएंगे, हम तो इतना दूर से नहीं आएंगे आपके पीछे भागने के लिए। तो बोलता है गारंटर बताओ, मेरे को एक गारंटी चाहिए। तो मेरे बिहाफ में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो गारंटी देता है उसको, कि भाई अगर ये पैसा नहीं देगी तो हम आपको देंगे, फिर उसका काम है मेरे से वसूलना, वो मेरे से वसूलेगा, क्योंकि वो भी यहीं पे है, हम भी वहीं पे है। तो मेरे बिहाफ में क्या करता है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये उनको गारंटी दे देता है कि हम आपको पैसा दे देंगे। हाँ, वो जो अपने 11 में वो सब, हाँ। एंड डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटीज, डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटीज मान लो आज हम इनसे लोन लिए हैं, वो बोलेगा ठीक है, आप मेरा फाइनेंशियल पोजीशन मान लो भी अच्छा नहीं है, तो बोलेगा ठीक है चलो आप अभी पैसा मत दो, आपका लोन अब आपका देखो, आज अगर अपने लोन लेते हैं तो मेरे को लोन चुकाना भी तो पड़ता है ना, तो मेरे को बोल दिया ठीक है, हम आपको 6 महीना का टाइम दे रहे हैं, आपका लोन का स्टार्टिंग डेट, आपका रीपेमेंट का डेट 6 महीना बाद से स्टार्ट होगा।
आप 6 महीना क्या है अपना थोड़ा कमा लीजिए, तो वो डिफर भी कर देता है पेमेंट फैसिलिटीज को। तो ये सारा फैसिलिटीज अपने को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करता है। डिफर करना मतलब समझते हैं ना, जैसे समझो मेरा सीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक मई में होता है, एक दिसंबर में होता है। मान लो सपोज हम मई में नहीं दिए, हम दिसंबर में देंगे, मतलब हम क्या किए, अपना टर्म को डेफर कर दिए, है ना। टर्म को डेफर करना मतलब शिफ्ट करना होता है, वही चीज है। तो मेरा पेमेंट फैसिलिटीज को डेफर भी कर सकता है मेरा फाइनेंशियल पोजीशन को समझते हुए। बैंक पेमेंट कर देगा। The rate of interest and payment procedures are convenient and economical। बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इकोनॉमिकल है, उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता है, नॉमिनल सही है। और जो रीपेमेंट प्रोसीजर्स है उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, आराम आराम से क्या है धीरे धीरे अपने पेमेंट कर सकते हैं। तो वो कन्वीनियंट है और इकोनॉमिकल। क्या चीज कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल है? दो चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपना रीपेमेंट प्रोसीजर्स। Facilities for repayment in easy installments are made available to deserving concerns। So deserving concerns है उनको facilities मिलता है कि आप आराम आराम से अपना इंस्टॉलमेंट्स को पे ऑफ कर सकते हो, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है कि आपको एक ही बार में चुकाना पड़ेगा कि इतना देना पड़ेगा, ऐसा कुछ बर्डन नहीं आता है उनके। फिर क्या लिखा हुआ है, along with finance a company। अच्छा पैसा तो मेरे को मिल ही रहा है, फाइनेंस मतलब पैसा होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेरे को सपोर्ट तो कर रहा है फाइनेंशियली, लेकिन और क्या वो लोग मेरे को एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं। A company can obtain expert advice and guidance for the successful planning and administration of projects। तो अगर मेरे को कुछ प्लानिंग करना है, फिर मेरा प्लानिंग को अगर एग्जीक्यूट करना है, तो वो लोग मेरे को एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है, गाइडेंस भी देता है, ठीक है। वो लोग मेरे को सपोर्ट भी करता है कि भाई इस तरीके से आपको काम करना चाहिए, तो क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सब एक्सपर्ट एडवाइसेस भी मेरे को उनके हिसाब से मिलता है, उनकी तरफ से। किनकी तरफ से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। समझ में आया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग और एडवांटेजेस? ये बेसिकली जो हाईली मतलब अच्छा कंपनीज होता है ना, रेप्यूटेड कंपनीज होता है, जिनका जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होता है, उनको वो पैसा दे देते हैं। समझ में आया, उनको पैसा दे देते हैं। Disadvantages: the concern requiring finance from special financial institutions। अगर कोई बिजनेस यूनिट है, उसको स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हैज टू सबमिट इटसेल्फ थ्रू अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन। तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, अपना पहले इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने को ऐसे ही पैसा नहीं देता है, ये थोड़ा अच्छा वाला बैंक है, ये पहले मेरा इन्वेस्टिगेशन करेगा कंपनी का, उसके बाद जाके मेरे को पैसा देगा। A number of formalities and documents are involved। तो थोड़ा सीवियर फॉर्मेलिटीज है, लीगल फॉर्मेलिटीज है जो कि पूरा करना पड़ता है उस कंपनी को जो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है। दूसरा, many deserving concerns may fail to get assistance for want of security and other conditions laid down by these institutions। तो इन लोगों को क्या चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होता है। तो जो कंपनी के पास सिक्योरिटी नहीं है, उतना एसेट्स नहीं है, क्या वो कंपनी पैसा ले पाएगा इस बैंक से? वो नहीं ले पाएगा। तो देखो वही लिखा है, मेनी डिजर्विंग कंसर्न्स में फेल टू गेट असिस्टेंस। जो डिजर्विंग कंसर्न्स है लेकिन वो लोग को फिर भी हेल्प नहीं मिल पाएगा, फॉर वांट ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर कंडीशंस लेड डाउन बाय दिस इंस्टीट्यूशन। बिकॉज ये इंस्टीट्यूशंस क्या है, बहुत सारा इनका टर्म्स एंड कंडीशंस है और उन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो अगर कोई डिजर्विंग कंसर्न्स की वो सिक्योरिटी नहीं है, तो उन लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी असिस्टेंस हेल्प नहीं मिल पाएगा। Sometimes these institutions place restriction on the autonomy of management। Autonomy मतलब क्या होता है? What do you mean by autonomy? Freedom। Autonomy means freedom। क्या लिखा हुआ है देखो, sometimes these institutions place restrictions on the freedom of management। इन लोग क्या चाहता है, इन लोग उतना फ्रीडम नहीं देता है मेरे को, इन लोग मेरा मैनेजमेंट को क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। तो वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आ जाता है। बिकॉज देखो इन लोग अच्छा खासा, आप देखो लंबा समय के लिए पैसा चाहिए, नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स क्या करता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मेरे को लंबा समय के लिए पैसा चाहिए, आज 40-50 साल के लिए मेरे को लंबा समय के लिए पैसा चाहिए, तब वो मेरे को कमर्शियल बैंक नहीं देगा। उस केस में कौन सा बैंक देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा। आंसर मिला तुमको तुम्हारा। तो इन लोग सिंस मेरे को लंबा समय के लिए पैसा दे रहे हैं, तो इन लोग अपना थोड़ा तो हक जताएगा, इसलिए इन लोग क्या करना चाहते हैं, मेरा मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वहां पे वो फ्रीडम मेरा लूज हो जाता है, वहां पे थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है। सांस बंद करो। दे ले डाउन अ कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज इन लोन अग्रीमेंट्स। इसका मतलब क्या है, दे ले डाउन अ कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज इन लोन अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है बताओ?
इंटू शेयर्स। आज अगर उन लोग मेरे को लोन दिया है और उन लोग को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, अगर कुछ उन लोग के मन में डाउट आ रहा है तो उन लोग क्या करेगा, बोलेगा लोन दिए है ना, मैंने हो सकता है तो पूरा का पूरा लोन बोलेगा इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा दो, बोलेगा पार्टली क्या है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा दो। अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा दे तो उन लोग के पास क्या आ जाएगा, वोटिंग पावर आ जाएगा। उन लोग मेरा कंपनी को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है ना, उन लोगों का भी ओनरशिप आ जाएगा। मतलब सिंपल सा बात ये है। In some cases, they insist on the appointment of their nominees on the board of directors of the borrowing company. अपने को ये चीज पता होना चाहिए कि हर एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो कि कंपनी को मैनेज करता है। तो उन लोग बोलेगा, उन लोग को कंट्रोल चाहिए है ना, उन लोग मेरा कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उन लोग क्या बोलेगा कि हम अपना नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं, वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना चाहिए। मैंने आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो मेरा क्या है, नॉमिनी है। अगर उसका आज एक आदमी अगर मेरे कंपनी में घुस गया, तब उस आदमी को भी हर चीज पता चल जाएगा कि मेरे कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरा पूरा अकाउंट चेक कर सकता है, वो इंटरनल सारा चीज उसको पता चल जाएगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फिर कोई चिंता नहीं होगा। तो इस हिसाब से क्या करता है, वो कंपनीज को कंट्रोल करना चाहिए। समझ में आया? चलो ठीक है। तो अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखो, कंपनी का दो जरिया होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज, और एक क्या होता है अपना शॉर्ट टर्म सोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसको लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, लंबा समय के लिए अगर उसको पैसा चाहिए तो वो पैसा कहां कहां से रेज कर सकता है, उसका जरिया क्या क्या होगा बताओ मेरे को। इक्विटी शेयर्स, दूसरा आपने क्या पढ़े थे, प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा आपने क्या पढ़े, डिबेंचर्स, फिर आपने क्या पढ़े, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, और फिर आपने क्या देखे, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बोलो। नहीं मांगता है, जैसे कि देखो कोई कोई बैंक्स मांगता है। आज मान लो कि हम कोई बैंक में लॉकर खुलवाने के लिए गए, मान लो, तो वो लोग क्या मांगेगा, बोलेगा कि पहले एफडी करो। वो लोग क्या बोल देता है, जैसे कि एक तो यूनिटी बैंक खुला है लेक टाउन में, ठीक है, यूनिटी का एक ब्रांच खुला है। आज हम वहां पे गए थे लॉकर की पूछताछ करने के लिए कि भाई मेरे को लॉकर चाहिए, तो उन लोग बोला कि 2,000 रुपया लगेगा साल का प्लस जीएसटी लगेगा। ठीक है फाइन, जीएसटी लगेगा। हम लोग बोले बस इतना ही लगेगा, बोला नहीं आपको शुरू में फिक्स डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा। समझ में आया? तो वही चीज, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का सिक्योरिटी तो हो गया, क्योंकि बहुत जन क्या करते हैं ना, 4 साल 5 साल 10 साल मैंने लॉकर ले लेता है और उसका पैसा ही देना भूल जाता है, रेंट देना भूल जाता है। और बैंक क्या है, मैंने पब्लिक के बिना कंसेंट के उसका लॉकर को नहीं टच कर सकता है, बिकॉज हम लोग का क्या है क्या चीज नहीं है, तो वो मेरे बिना परमिशन के वो लॉकर को टच नहीं कर पाएगा। इसीलिए लोग क्या करता है, पहले ही सिक्योरिटी के फॉर्म में पैसा ले लेते हैं। समझा? तो कोई कोई कमर्शियल बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी के फॉर्म में कुछ असेट्स लेता है या पैसा लेता है, पर कुछ सिक्योरिटी देता है। समझा मेरा बात? तो हम लोग दो चीज देखे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज। बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा चाहिए होता है। अभी आपने क्या कंप्लीट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर उनको पैसा चाहिए तो मेरा जरिया क्या है, सोर्सेज क्या है, क्या क्या है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स और लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये चीज हम लोग, ये 5 टॉपिक हम लोग फुल फ्लेजेड मैनर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, शॉर्ट टर्म। अगर उन लोग को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो उन लोग का सोर्सेज क्या है, उन लोग का जरिया क्या है। देखो पहले अपने जरिया पढ़ लेते हैं, मैंने हेडिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद अंदर का पढ़ेंगे। सबसे पहला है पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स। ध्यान दो सब, पहला क्या है बताओ, पब्लिक डिपॉजिट्स। अपने क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन लोग को फाइनेंस चाहिए तो उसका सोर्सेज क्या होगा, पहला है पब्लिक डिपॉजिट्स। दूसरा देखो क्या पढ़ेंगे अपने, कमर्शियल बैंक्स के अंदर में अपने पढ़ेंगे लोन्स एंड एडवांसेस, कैश क्रेडिट, फिर अपने पढ़ेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, अपने बैंक क्रेडिट का कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, फिर अपने देखेंगे ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या होता है, कस्टमर एडवांसेस, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और फैक्टरिंग। कुछ 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 हाँ, पर उतना डिटेल में तुम नहीं पढ़ा था, 2-3 लाइन पढ़ा था। पर अभी क्या है, अपने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज। समझ में आया?
एक बार करते रहते हैं, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता रहेगा अपने वहां पे लिखते रहेंगे तो अपने को मेमोराइज भी होता रहेगा वो चीज। देखो क्या लिखा हुआ है पब्लिक डिपॉजिट्स में। सबसे पहला सोर्सेज अपने पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस का, जो कि है पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या लिखा हुआ है देखो, पब्लिक डिपॉजिट्स रेफर्स टू द, अच्छा डिपॉजिट मतलब क्या होता है, पैसा जमा करना, विड्रॉ मतलब क्या होता है, पैसा निकालना। अच्छा ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स रेफर्स टू द डिपॉजिट्स ऑफ मनी। हम लोग क्या डिपॉजिट करते हैं, मनी को डिपॉजिट करते हैं। कौन डिपॉजिट कर रहा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट्स रेफर्स टू द डिपॉजिट्स ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक with the non-banking companies. What do you mean by non-banking companies? नॉर्मल कंपनीज जो बैंक नहीं है ना, नॉर्मल कंपनीज। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पैसा जमा करना है तो हम बैंक में जमा नहीं करके हम क्या कर दे रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, कंपनी को क्या अपना पैसा दे रहे हैं, वो मेरे को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। वो मेरे को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। आज हम मान लो, कंपनी से फैसिलिटीज क्यों देता है बताएं। आज अगर हम बैंक में जाके अपना पैसा जमा कर रहे हैं तो मान लो बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल का 6%, लेकिन कंपनीज उनको पैसा भी मिलेगा तो उन लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, बोल रहे हैं वो लोग कि मेरे को पैसा दे दो, आप लोग मेरे यहाँ पे पैसा जमा करवा दो, हम लोग आपको 6% इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम लोग आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। डिविडेंड नहीं, वहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रहा है नॉर्मली। डिविडेंड तुम्हारा इक्विटी शेयर्स के केस में होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में होता है। हाँ ये नॉर्मल डिपॉजिट जैसे अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, देखो बिजनेस के पास बैंक कंपनी के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होता है पैसा लेने का। अगर मेरे को कोई कंपनी का शेयर्स वगैरह नहीं खरीदा, मेरे को नॉर्मल अपना पैसा बस जमा करना है, मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, तो हम बैंक में करते हैं ये चीज, लेकिन कंपनीज में ये ऑप्शन निकाल रखा है। कंपनी क्या बोलेगा, अगर आप बैंक में जमा करते हो तो आपको 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलता, आप लोग वही पैसा मेरे पास जमा कर दीजिए, आप लोग को 10% के रेट से इंटरेस्ट देंगे। तो मेरे को तो एनीवेज पैसे से मतलब है, हम बैंक में जमा नहीं करके हम कहाँ करेंगे, कंपनीज के पास डिपॉजिट्स कर देंगे, मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो इससे बैंक, अच्छा हम लोग का तो फायदा हो गया कि मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक ये कंपनीज को इससे कैसे फायदा होता है, अगर नहीं, अगर आज वो बैंक से लोन लेता ना, आज वो मेरे से पैसा ले रहा है ना, डिपॉजिट ले रहा है, वो एक तरीके का लोन ही है उसके लिए। आज अगर वो बैंक से लोन लेता तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता, उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन आज वो मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है तो वो उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। समझ में आया, तो इस वही रीजन होता है, ये सारा चीज इंटर रिलेटेड है। हाँ इसमें मैनेजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोटिंग राइट्स नहीं होता है मेरे पास, तो वही है। समझ में आया पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, बस हम लोग बैंक के पास नहीं जाके कहाँ जा रहे हैं, कंपनीज के पास जा रहे हैं, अपना पैसा जमा कर दे रहे हैं, वो लोग मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक से, सिंपल सा बात है। तो पब्लिक डिपॉजिट्स रेफर्स टू द डिपॉजिट्स ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक विद नॉन बैंकिंग कंपनीज। अब ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, सब चीज या तो तुम लोग को एमसीक्यू में पूछ लेगा या तो तुम लोग को शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेगा, तो मेरे साथ बोलो अभी डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। पब्लिक डिपॉजिट्स refers to the deposits of money, कौन करता है, made by the public, कहाँ करता है, with non banking companies. These deposits represents loan from the public. ये deposits कौन कर रहा है, पब्लिक कर रही है ना, तो एक तरीके का बिजनेस कंपनीज के लिए क्या हो गया, एक तरीके का लोन हो गया। तो these deposits represents loan from the public including employees and shareholders, including employees and shareholders of the company. ये देखो तो नीचे आके कुछ ये कौन है, हम डर गए। These deposits represent loans from the public including employees and shareholders of the company. हाँ तो ये डिपॉजिट्स क्या है, एक तरीके का लोन है ना। कंपनी को क्या कर रहा है, पब्लिक से एक तरीके का लोन मिल रहा है। पब्लिक में ये कौन कर सकता है, ये कंपनी का एम्प्लॉइज लोग भी कर सकता है, ये नॉर्मल जो शेयर होल्डर्स है वो लोग भी कर सकता है। समझ में आया ये चीज, नॉर्मल जो शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी का शेयर्स ओन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, वो लोग भी क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स कर सकते हैं, अपने कंपनी को डिपॉजिट्स दे सकता है। द system of public deposits originated when banks were not well developed in India. क्या पूछ दो भैया, भैया तो भैया क्या चाहिए, गिरे मारिए क्लास वेरी डिस्ट्रैक्टिंग है, ऐसे आदमी कैसे पढ़ाए। देखो द सिस्टम ऑफ, ध्यान दो, द सिस्टम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स ओरिजिनेटेड
when banks were not well developed in India। तो पब्लिक डिपॉजिट्स का सिस्टम कब ओरिजिनेट हुआ था? जब उतना बैंक्स वगैरह सिस्टमेटाइज्ड नहीं था, उतना बैंक्स डेवलप नहीं हुआ था। इन रिसेंट ईयर्स, इससे देखो बैंक अगर नहीं होगा तो अपने पैसा कहाँ जाके जमा करेंगे? बैंक तो है ही नहीं, उतना डेवलप नहीं है, तो अपने कहाँ जाएंगे? कंपनीज के पास जाएंगे, जो लोग पैसा ले रहे हो और वो लोग मेरे को इंटरेस्ट दे रहे हैं। इन रिसेंट ईयर्स दिस सोर्स हैज बिकम पॉपुलर ड्यू टू वेरियस रीजंस। आजकल बोल रहे हैं कि ये सोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये बुक तुम लोग का 20 साल पुराना है तो पता नहीं मेरे को क्या है। डिपॉजिटर्स गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन दैट अवेलेबल ऑन बैंक डिपॉजिट्स। तो अगर अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे तो मेरे को कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर अपने कंपनीज के पास जाके डिपॉजिट कर रहे हैं तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? थोड़ा ज्यादा रहेगा। एट द सेम टाइम कंपनीज find it cheaper than loans from banks and financial institutions। कंपनीज के लिए बेनिफिशियल कैसे है? कंपनी में से लोन ले रहा है, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसको कम इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ रहा है। अगर वो बैंक से लोन लेता तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट उस केस में देना पड़ता। तो ये बैंक्स के लिए भी बेनिफिशियल है और नॉर्मल पब्लिक्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और ये सिस्टम कब ओरिजिनेट हुआ था? जब बैंक उतना डेवलप नहीं था। कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल है और पब्लिक के लिए भी। हाँ नहीं, कंपनी और पब्लिक दोनों के लिए बेनिफिशियल। समझ में आ रहा है? एडवांटेज देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, इकोनॉमिकल। द इंटरेस्ट पेबल ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स इज लोअर देन द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक्स एंड स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आज कंपनीज बैंक के पास जाएगी तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो लोग हम लोग से लोन ले रहे हैं तो वो जो मेरे को इंटरेस्ट, पब्लिक को जो इंटरेस्ट देगी वो क्या है? वो कम है। ठीक है, समझ में आया? इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर इनकम टैक्स पर्पस। इस लाइन का मतलब क्या है कि जब वो प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर रहा है, वो एक्सपेंस के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन किया हुआ है, इंटरेस्ट का यहाँ पे डिडक्शन मिल रहा है। ये नहीं कि जो लेफ्ट ओवर जो मेरा प्रॉफिट बचा उससे अलग वो इंटरेस्ट देगा, नहीं, इंटरेस्ट का वो डिडक्शन ऑलरेडी ले लिया जब वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, ये डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है ये क्या है? डिडक्टेबल एक्सपेंस है। इसको हम लोग, इसका हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं कंपनी का। दूसरा, सिंपल, administrative costs of deposits is lower than that involved in the issue of shares and debentures। तो जब कंपनी शेयर्स इशू करता है, डिबेंचर्स इशू करता है, उसका खर्चा, शेयर जो इशू करता है ना, इशू एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहता है ना। लेकिन जब इन लोग पब्लिक डिपॉजिट्स पब्लिक से मंगवा रहा है, उस केस में इन लोग का खर्चा उतना ज्यादा नहीं है। The procedure of inviting public deposits is simple and lesser formalities are involved। तो public deposits से जो invite करता है, इसका जो process है ये बहुत simple है और उतना ज्यादा legal formalities भी नहीं है इस केस में, इसीलिए लिखा हुआ है कि ये simple है। तो अभी तक अपने दो पॉइंट क्या किए? इकोनॉमिकल और दूसरा सिंपल। फिर क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में देखो क्या बोल रहा है, एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड द कंपनी कैन डिराइव द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बोल रहा है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फिक्स्ड है। आज हम लोग कंपनीज के पास जाके डिपॉजिट कर दिया, वो बोला कि आपको इस साल 10% के रेट से हम इंटरेस्ट देंगे, तो दूसरे साल हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कंपनी अच्छा अर्निंग्स कर रहा है तो मेरे को 15% के रेट से इंटरेस्ट दे देना ही, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो वही चीज है। हाँ, by using public deposits a company can pay higher dividend to equity shareholders and thereby raise its reputation। तो देखो इंटरेस्ट रेट तो लोअर है, फिक्स है, कंपनी के ऊपर उतना बर्डन नहीं आएगा कि भाई कंपनी इसका अर्निंग्स राइज हो रहा है तो इन लोगों को मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सिंस यहाँ पे रेट फिक्स्ड है तो कंपनी का अगर अर्निंग्स कोई साल ज्यादा हो भी रहा है तो वो क्या कर पाएगा? अपने अर्निंग्स को ठीक तरीके से यूज कर पाएगा। कैसे यूज कर पाएगा? वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा दे सकता है। अगर वो डिविडेंड देगा तो इससे उनका, मैंने कंपनी का रेपुटेशन जो है वो अच्छा हो जाए। फिर क्या बोल रहा है देखो, नो चार्ज ऑन एसेट्स। मतलब नो चार्ज ऑन एसेट्स मतलब अगर कंपनी पब्लिक, हाँ, आज हम लोग डिपॉजिट्स कर रहे हैं, उधर कंपनीज के पास डिपॉजिट्स कर रहे हैं, तो पब्लिक के पास कोई राइट नहीं है बोलेगा कि आप कोई एसेट को गिरवी रखो, कोई मॉर्गेज करो, प्लेज करो, कोई जरूरत नहीं है। दे कैन फ्रीली यूज देयर एसेट्स फॉर रेजिंग लोन्स इन फ्यूचर। अगर उन लोगों को रेज करना है लोन्स फ्यूचर में तो लोग अपना एसेट्स को उस समय गिरवी रखवा सकते हैं। हम लोग के केस में तो गिरवी रखवाने का जरूरत नहीं है। The public deposits generally do not involve a charge on the assets of the company। तो कंपनी के एसेट्स के ऊपर कोई भी मॉर्गेज क्रिएट नहीं होता है, कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है।
द कंपनी कैन यूज इट्स एसेट्स एज सिक्योरिटी टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, कंपनी अपना एसेट्स को फ्रीली यूज कर सकता है। अगर मान लो उस कंपनी को जो मेरे से डिपॉजिट किया है, अगर उस कंपनी को और पैसा का जरूरत है, अगर वो कोई बैंक से लोन ले रहा है, तो हो सकता है वो बैंक उससे कोई सिक्योरिटी मांग रहा हो, तो वो सिक्योरिटी क्या है, वो बैंक को दे सकता है, वो वहां गिरवी लगा सकता है। लेकिन मेरे केस में उसको कुछ भी गिरवी लगाने का जरूरत नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ है नो चार्ज ऑन असेट्स। अपने एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, किसका एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स का। कितना एडवांटेजेस पढ़े अभी तक, 4 एडवांटेजेस पढ़ लिए। पहला क्या था, इकोनॉमिकल, दूसरा क्या है, सिंपल, थर्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और फिर फोर्थ क्या है, नो चार्ज ऑन असेट्स। देखो फिर क्या लिखा हुआ है, मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में क्या बोल रहा है, द कंपनी कैन बोरो फंड्स फ्रॉम अ वाइडर पब्लिक थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। तो बोल रहे हैं पब्लिक तो भाई हर जगह है, स्कैटर्ड है ना, जगह जगह है। तो कंपनी क्या कर सकता है, फंड्स को बोरो कर सकता है बहुत सारे पब्लिक के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू बहुत सारे पब्लिक से क्या कर सकता है, ये डिपॉजिट्स ले सकता है, फंड्स को बोरो कर सकता है। इट नीड नॉट डिपेंड अपॉन अ सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको एक सिंगल बैंक के ऊपर डिपेंडेंट रहने का जरूरत नहीं है। फंड्स आर अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन बैंक लोन्स। यहाँ पे क्या है, ज्यादा समय के लिए अपने को डिपॉजिट्स मिल जाता है, ज्यादा समय के लिए कंपनी को डिपॉजिट्स मिल जाता है पब्लिक से। और पता है एडवांटेज में ये लिख रहा है, डिसएडवांटेज में उसका दूसरा लिखेगा, मैंने इसका उल्टा लिखेगा, देख लेना, मैंने कुछ भी लिख देता है इन लोग। फ्लेक्सिबिलिटी, पब्लिक डिपॉजिट्स इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। बोल रहा है पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू क्या होता है, इन लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल रहता है। कैसे फ्लेक्सिबल रहता है कि मान लो आज कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या किया, इन लोग से डिपॉजिट्स ले लिया है। आज का दूसरे दिन क्या हुआ, मैंने मान लो 2 साल 3 साल बाद कंपनी का नीड पूरा हो गया, कंपनी को और पैसा नहीं चाहिए, तो वो कंपनी क्या कर सकता है, पैसा वापस से लौटा सकता है, ताकि डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन ना हो। बिकॉज अगर अपने को सरप्लस फंड दिखेगा, आइडल फंड दिखेगा, तो उन लोग हो सकता है उल्टा पुल्टा प्रोजेक्ट्स में लगा दे, हो सकता है उल्टा पुल्टा कुछ चीज खरीद ले, हो सकता है ट्रेडिंग कर ले, उल्टा पुल्टा शेयर्स खरीद ले, जो कि पैसा अटक जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों को जब लग रहा है कि उन लोगों का नीड पूरा हो गया है, उन लोगों को पैसा को क्या कर सकता है, वापस से चुका के अपने मैंने जो भी उन लोग का पब्लिक है उसको हटा सकता है। तो वही इसीलिए लिखा हुआ है पब्लिक डिपॉजिट्स इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे इन लोग के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। देयर इज नो डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड द डिपॉजिट्स कैन बी रीपेड व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। तो इन लोग को जब पैसा का जरूरत नहीं पड़ेगा, उन लोग क्या कर सकता है, रीपे करके खत्म कर सकता है, इसीलिए डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन यहाँ पे नहीं। नो इंटरफेरेंस, there is no dilution of shareholders control because the depositors have no voting rights। यहाँ पे जो भी पब्लिक डिपॉजिट्स कर रहा है, मेरे को पैसा दे रहा है, उन डिपॉजिटर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है, इसीलिए मेरा कंपनी का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं हो सकता। वाइड कॉन्टैक्ट्स, क्या बोल रहा है, the system of public deposits enables the company to create contacts with a large number of investors। अब देखो इतने सारे जगह जगह से मैंने पब्लिक तो हर जगह है, लोग क्या कर रहे हैं, इसकी कंपनी में आके पैसा लगा रहे हैं, इसकी कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो कितना सारा कॉन्टैक्ट्स बन रहा है कंपनी का, है ना, कंपनी का बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बन रहा है, कंपनी अलग अलग लोगों को पहचान रहा है, जान रहा है। तो कंपनी के लिए एक बेनिफिट क्या होगा, और कंपनी मान लो इन लोग को अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, जब कंपनी समझो नया शेयर लेके आया है, वो कंपनी क्या करना चाहता है, शेयर इश्यू करना चाहता है, तो उसके पास एक बेनिफिट हो जाएगा ना, कि लोगों को अगर उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये कंपनी तो अच्छा है, लोग क्या करेंगे, इजीली उसका शेयर्स भी खरीद लेंगे। तो इसके लिए एक बेनिफिशियल वाला चीज हो गया कि उसका एक कॉन्टैक्ट इतना बढ़ रहा है, तो उसको कोई भी नया सिक्योरिटीज अगर मार्केट में इशू करना है तो लोग आराम से ले लेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे उसकी कंपनी में। The system of public deposits enables a company to create contacts with a large number of investors। फिर क्या लिखा हुआ है, this may improve the prospectus of raising finance through issue of shares and debentures। तो अगर वो लोग शेयर्स या डिबेंचर्स के थ्रू फाइनेंस रेज करना चाहता है, तो वो उसके लिए एकदम इजी वाला चीज हो जाएगा। क्लियर हुआ, हुआ। एडवांटेजेस का पॉइंट्स बोलो क्या है, सबसे पहले इकोनॉमिकल, दूसरा सिंपल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फिर नो चार्ज ऑन असेट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, मीडियम टर्म फ्लेक्सिबिलिटी, और लास्ट नो इंटरफेरेंस, वाइड कॉन्टैक्ट्स, वाइड कॉन्टैक्ट्स। चलो डिसएडवांटेजेस में आ जाओ, क्या लिखा हुआ है देखो, अनरिलायबल। अनरिलायबल में मेरे को क्या बोल रहा है,
पब्लिक डिपॉजिट्स आर एन अनसर्टेन एंड अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। बोल रहा है उसकी ये पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर अपने उतना रिलाई नहीं कर सकते, इतना अपने डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बिकॉज ये चीज अनसर्टेन है, क्या पता पब्लिक डिपॉजिट दे ना दे। द डिपॉजिटर्स में नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंडीशंस इन द इकोनॉमी आर अनसर्टेन। तो जब इकोनॉमी का कंडीशन खराब है, हो सकता है अगर हम लोग उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे भी रहे हैं तो हो सकता है पब्लिक को इंटरेस्ट दिखाए ना। Deposits may be withdrawn whenever the depositors feel the company is in a shaky position. Depositors लोगों को जब लग रहा है कि भाई कंपनी थोड़ा हिल गया है, हो सकता है वो लोग जो पैसा डाले हैं वो पैसा वापस से निकाल लेंगे। Therefore, public deposits are called fair weather friends. इसलिए पब्लिक डिपॉजिट्स का दूसरा नाम क्या रख दिया है? फेयर वेदर फ्रेंड्स। की भाई जब सब अच्छा है तब तो लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर अच्छे नहीं है तो कोई नहीं आ रहा है। हाँ साफ। तो तुम लोग को बोल सकता है ये चीज कि फेयर वेदर फ्रेंड्स का दूसरा नाम क्या है, या पब्लिक डिपॉजिट्स को फेयर वेदर फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं, कोई भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो रेडी रहना पड़ेगा। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डिपेंड अपॉन देम फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो बोल रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर अपने ज्यादा लंबे समय तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बिकॉज देखो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना कि इकोनॉमी का कंडीशन हर समय अच्छा हो, फ्लक्चुएट तो करता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जब इकोनॉमी का कंडीशन उतना अच्छा नहीं हो सकता है वो लोग जो पैसा मेरे कंपनी में डाले वो वापस से निकाल लेंगे। दैट इज वाई पहला पॉइंट मेरा हो गया अनरिलायबल, कि पब्लिक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा, रिस्क टू इन्वेस्टर्स। रिस्क टू इन्वेस्टर्स के केस में क्या बोल रहे हैं? डिपॉजिटर्स फेस हाई रिस्क as they do not get any security for their investment। आज डिपॉजिटर्स लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क है, बिकॉज उन लोगों को क्या कोई भी सिक्योरिटी मिल रहा है क्या, कोई भी एसेट पे चार्ज क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट में यूज द डिपॉजिट्स एज इट लाइक। कंपनी को एक बार हम लोग पैसा दे दिए, अब वो पैसा क्या है, उसका जैसा मन वो उस हिसाब से पैसा को यूज करेगा। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टर के लिए क्या है, यहाँ पे रिस्क क्रिएट हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है अपना, रिस्क टू इन्वेस्टर्स, हल्का फुल्का रिस्क रहता है। थर्ड पॉइंट, नॉट अवेलेबल टू न्यू कंसर्न्स। क्या बोल रहा है? पब्लिक डिपॉजिट्स आर जनरली नॉट अवेलेबल टू न्यू कंपनीज एंड दोज विद अनसर्टेन अर्निंग्स। व्हाट यू मीन बाय अनसर्टेन अर्निंग्स? ऐसा कंपनी जिसका अर्निंग्स क्या है, उतना नहीं है, फिक्स नहीं है, कभी होता है कभी होता ही नहीं है, कभी कम होता है, अनसर्टेन अर्निंग्स है उन लोग का। तो जो कंपनी नया है, अगर कंपनी कोई नया है वो मेरे से डिपॉजिट्स मांग रहे हैं, पब्लिक देगा क्या? नहीं देगा। क्या भरोसा भाई, वो तो लेके भाग जाएगा रातों रात, मेरा पैसा चला गया तो चला गया। तो इसीलिए लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल टू न्यू कंसर्न। नया बिजनेस को जनरली पब्लिक पैसा नहीं देता है, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज आ जाता है। फिर क्या बोल रहा है? स्पेक्यूलेशंस। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में बी टेम्प्टेड to indulge in over trading and speculation with the help of surplus deposits। अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स आ गया, पब्लिक के मैंने कंपनी के पास क्या है, पब्लिक से ज्यादा ही पैसा आ गया, तो हो सकता है वो पैसा का क्या है, वो उल्टा पुल्टा इस्तेमाल करे, ट्रेडिंग करे, शेयर्स खरीदे फिर बेच दे, फिर शेयर्स खरीदे फिर बेच दे। ऐसा हो ही सकता है ना कि चलो एक बार तो उसको अच्छा लग रहा है, उसके पास प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो शेयर्स फेक है, शेयर में पैसा अटक गया, तो पब्लिक का अल्टीमेटली पैसा गया। इसीलिए बोला जाता है अगर कंपनीज के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो उन लोगों का दिमाग में क्या, एक लालच आ जाता है, वो लोग उल्टा फुल्टा काम करना चालू कर देता है। When the deposits get blocked in the fixed assets, अब मान लो उन लोग कोई ऐसा फिक्स एसेट खरीद लिया जिसमें उसका डिपॉजिट्स क्या ब्लॉक हो गया, अटक गया उसका पैसा, द कंपनी में फेल टू रीपे द सेम इन टाइम। और कंपनी क्या करेगा फिर, डिपॉजिटर होल्डर्स जो है उसका डिपॉजिटर्स, उनको पैसा उनका चुका नहीं पाएगा टाइम में। तो इसीलिए बोलते हैं सरप्लस डिपॉजिट होना कंपनी के लिए खराब है। अगर उनको ज्यादा पैसा दिखता है तो उन लोग फिर उसको मिस यूज करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग डिसएडवांटेजेस में कितना पॉइंट्स देखे, 4 पॉइंट्स देखे। पहला क्या है, अनरिलायबल। दूसरा, रिस्क टू इन्वेस्टर्स। तीसरा, नया कंपनीज को ये नहीं मिलता है, नॉट अवेलेबल टू न्यू कंसर्न्स। फोर्थ क्या है, अगर एक्स्ट्रा इन लोग के पास पैसा आ जाता है तो वहां पे घोटाला होने का थोड़ा चक्कर रहता है, दैट इज स्पेक्यूलेशंस। वापस से बोलो, ट्राई करो बिना देखे। अनरिलायबल, रिस्क टू इन्वेस्टर्स, नॉट अवेलेबल टू न्यू कंसर्न्स, और लास्ट वाला क्या है अपना, स्पेक्यूलेशन। चलो, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया अपना। कमर्शियल बैंक्स का अपने पढ़ेंगे। अपने को पता है कमर्शियल बैंक्स जनरली क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पे तुम लोग का बैंक क्रेडिट भी बोला जा रहा है। कमर्शियल बैंक्स को और क्या बोला जा रहा है, बैंक क्रेडिट। क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज इन लोग क्या करते हैं, अपने को लोन्स वगैरह देते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार देता है ना, और कमर्शियल बैंक बैंक ही है, इसलिए उसका दूसरा नाम यहाँ पे रख दिया है बैंक क्रेडिट। अब इसके अंदर अपने कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला है लोन्स एंड एडवांसेस। देखते हैं लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है।
देखो लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है, तुम लोग को पता है। आज जब भी को कंपनी बैंक से जो भी लोन वगैरह मिल रहे हैं, अ लोन इज अ डायरेक्ट एडवांस मेड इन लमसम। अच्छा आज मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, हम बैंक को बोले मेरे को 2 लाख रुपए दे दो। अब बैंक मेरे को तोड़ तोड़ के थोड़ी देगा, एक बार 50,000 ले लो, फिर दूसरा दिन बोलेगा 50,000 ले लो, फिर तीसरा दिन बोलेगा 50,000 ले लो, ऐसे नहीं करता बैंक। क्या करता है, अपने को लमसम अमाउंट दे देता है, इकट्ठा अमाउंट दे देता है, होल सम मैंने पूरा टोटल अमाउंट अपने को दे देगा। A loan is a direct advance made in lump sum which is credited to a separate loan account in the name of the borrower. अब अगर आज अपने लोन लेने जाते हैं ना बैंक से, तो बैंक क्या करता है, मेरे नाम पे एक अलग लोन अकाउंट खोल देता है। उस लोन मेरे को कैश में पैसा, मैंने कैश नहीं देता हूँ मेरे को, बैंक कभी भी अपने को कैश नहीं देगा। वो क्या करेगा मेरे, हाँ वो लोन अकाउंट खोल देगा, ठीक है, मेरे नाम पे लोन अकाउंट खोल देगा। द बोरोअर, अब बोरोअर कौन हो गया, अपने, क्योंकि अपने पैसा ले रहे हैं, अपने बोरोअर हो गए। The borrower withdraws the full amount in cash immediately, अपने पूरा का पूरा, मेरे को अगर पैसा चाहिए तो पूरा का पूरा पैसा निकाल ले रहे हैं, and undertakes to repay it in one or more installments। फिर हम क्या धीरे धीरे करके उसको रीपे करते रहेंगे। आज अगर अपने बैंक से लोन लेते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि मेरे को एक ही बार में पूरा चुकाना पड़ेगा, उसको अपने इंस्टॉलमेंट्स बेसिस में क्या कर सकते हैं, अपना लोन को चुका सकते हैं। हम लोग बंद करेगा, हम पढ़ा नहीं पाएंगे ऐसे। The borrower is required to pay the interest on the whole amount from the date of sanction। तो जिस दिन मेरे को लोन मिला है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 2 लाख रुपया के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। लोन्स में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, लोन्स तो दो तरीके का होता है, सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड मतलब हम लोन ले रहे हैं, हम उसको कुछ दे रहे हैं उसके बदले, और सिक्योर्ड मतलब हम सिर्फ लोन ले रहे हैं, मेरे को यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी उसको देने का जरूरत नहीं है। Loans granted for some immediate need, example to hold stocks are known as transaction loans। अब देखो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दिया है कि अगर हम लोन ले रहे हैं, मेरे को बहुत इमीडिएट, मेरे को कुछ मेरा नीड है, मेरे को चाहिए पैसा तुरंत। एग्जाम्पल क्या हो गया, टू होल्ड स्टॉक्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टॉक शेयर का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कि मेरे को रॉ मटेरियल्स चाहिए, मेरे को उसके लिए, मेरे को हम क्या करते हैं, मैं मैन्युफैक्चरिंग सब करते हैं, मेरा बिजनेस है, अच्छा खासा फैक्ट्री है मेरा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मेरे को रॉ मटेरियल्स चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे को बल्क में रॉ मटेरियल खरीदना है, मेरे को पैसा चाहिए होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई मेरे को अपना स्टॉक्स मेंटेन करना है, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, हम बल्क परचेज करना चाहते हैं, तो इसलिए आप मेरे को पैसा दे दो। तो वही हो गया, उसको अपने क्या बोलते हैं, उस लोन्स को अपने बोलेंगे ट्रांजैक्शन लोन। तुम लोग को याद है 11 में पढ़ाए थे, बिजनेस का ट्रांजैक्शन क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस का ट्रांजैक्शन, जैसे अपने गुड्स को बेच रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, उससे मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो गया। तो वही है, तो अगर अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अगर अपने पैसा ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को अपना स्टॉक्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदना है, तो उसके लिए जो हम लोन ले रहे हैं, दैट लोन इज नोन एज ट्रांजैक्शन लोन्स। समझ में आया, तो बोलो एक बार ये वाला, लोन्स ग्रांटेड फॉर सम इमीडिएट नीड्स, एग्जांपल टू होल्ड स्टॉक्स आर नोन एज ट्रांजैक्शन लोन्स। These are usually secured by pledge of specific assets which are in the actual or constructive possession of the bank। अब देखो, अब बैंक को हो सकता है ना, लग रहा है कि भाई ये इतना इमीडिएटली मेरे से पैसा क्यों मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, अरे हो सकता है कि बैंक को थोड़ा सा शक हो मेरे ऊपर, तो इसीलिए बैंक क्या करता है, मेरे से कुछ सिक्योरिटी मांग लेता है, और वो सिक्योरिटी, हाँ कोलैटरल मांग लेता है, वो सिक्योरिटी वो अपने पास ही रखेगा, इसीलिए लिखा हुआ है देखो, दीज आर यूजुअली सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्पेसिफिक एसेट्स, कुछ स्पेसिफिक एसेट्स को अपने को मैंने चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, प्लेज करना पड़ता है, सिक्योरिटी के तौर में देना पड़ता है, विच आर इन द एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द बैंक। तो क्या है, वो चीज जो है मेरा सिक्योरिटी है, वो बैंक के पास रहेगा, वो उसको पोजेस करेगा, अनटिल अनलेस हम लोग को अपना लोन को रिपे नहीं करते। तो ये हो गया अपना पहला, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ बताओ, तो ये 2-3 लाइनें से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बोल दे रहे कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लॉन्ग टर्म से भी तुम लोग का दे देगा कुछ ना कुछ, और ये जो शॉर्ट टर्म अपने पढ़े, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस, कैश क्रेडिट, जो भी अपने पढ़ेंगे कुछ ना कुछ तो देगा ही। इसीलिए लोन का डेफिनेशन बोलो क्या है, अ लोन इज अ डायरेक्ट एडवांस मेड इन लमसम विच इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट लोन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोअर। बोरोअर के नाम पे क्या है, एक अलग से लोन अकाउंट उन लोग खोल देता है, उसी में क्या है, पूरा का पूरा पैसा उन लोग डालता रहता है, ठीक है। दूसरा में आओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट में क्या बोल रहा है, देखो, इट इज अ फॉर्मल एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट अग्रीमेंट
under which a borrower is allowed to borrow up to a certain limit. कैश क्रेडिट की तुम लोग देखा है, सीसी लिमिट होता है ना। आज वो लोग क्या करता है, मेरे को एक लिमिट दे दिया कि मान लो 2 लाख रुपए तक आप लोग क्या कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मेरे को एक फैसिलिटी दे दिया, कैश क्रेडिट का एक फैसिलिटी दे दिया कि भाई आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इतना। हाँ, इतना मेरा फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से वो लोग मेरे को लिमिट सेट करता है मेरा। तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से मेरा प्रोफाइल को देख के उन लोग सेट किया कि 2 लाख रुपए हम आपको लिमिट दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से पूरा करिए, मैंने उसको यूज करिए। तो मान लो हम 2 लाख रुपए पूरा नहीं निकाल रहे हैं, मेरे को अभी जरूरत है 50,000 रुपए हम निकाल लिए, तो मेरे को इंटरेस्ट किसके ऊपर देना पड़ेगा, 2 लाख की 50,000? 50,000 के ऊपर, जितना हम यूज कर रहे हैं उतना के ऊपर ही मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम पूरा का पूरा 2 लाख रुपए तो निकाले नहीं है, 2 लाख तो वो लोग मेरा लिमिट सेट किया कि हम 2 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। वो लोग मेरे को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दिया कि हम 2 लाख रुपया यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें से 50,000 रुपए निकाले तो मेरे को इंटरेस्ट हम जितना यूज किए हैं उतने उस पर ही देना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा 1,50,000 उसको तो हम यूज ही नहीं किए, वो तो मेरे अकाउंट में ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो तो उन लोगों को भी दिख रहा है कि यूज नहीं किया हुआ है, तो उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उस पर तुम लोग को पूरा देना पड़ेगा। हाँ, वो फिर तुम यूज, क्योंकि तुम उसको एक बार में मैंने पूरा निकाल ले रहे हैं, ये तुम एक बार में नहीं निकाल रहे, तुम थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं, ये डिफरेंस है। इट इज अ फॉर्मल एंड रिवॉल्विंग, ध्यान दो, it is a formal and revolving credit agreement under which a borrower is allowed to borrow up to a certain limit. Unlike a loan, ये लोन के जैसा नहीं है, unlike a loan, it is a running account from which the amount can be withdrawn and paid back from time to time subject to the stipulated amount. तो अपने क्या कर सकते हैं, पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं और टाइमली अपने पे बैक भी कर सकते हैं। अब कैश क्रेडिट जो है ना वो 2 तरीके का है। कैश क्रेडिट कितना तरीके का है, 2 तरीके का है। देखो बहुत इजी है। व्हेन द कैश क्रेडिट इज नॉट बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटी, इट इज नोन एज क्लीन कैश क्रेडिट। तो क्लीन कैश क्रेडिट क्या होगा कि बोलो मेरे को 2 लाख रुपए का लिमिट दे रहा है ना, तो कोई कोई बैंक ऐसे बोलता है कि सिंस हम आपको 2 लाख रुपए का लिमिट दे रहे हैं, उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, असेट को प्लेज करना पड़ेगा, असेट को मॉर्गेज करना पड़ेगा। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन द कैश क्रेडिट इज नॉट बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटी। आज बोलो मेरे को लिमिट दे रहा है लेकिन उसके बदले कोई भी सिक्योरिटी नहीं ले रहा है, तो वो क्या हो गया मेरा क्लीन कैश क्रेडिट, कि भाई मेरे को कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं देना पड़ रहा है। अंडर इट द बोरोअर को क्या करना पड़ता है, द बोरोअर सबमिट्स अ प्रोमिसरी नोट which is signed by 2 or more sureties। तो यहाँ पे प्रोमिसरी नोट तुम लोग 11 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अपने पढ़े थे। तो यहाँ पे बोरोअर क्या है, प्रोमिसरी नोट बना देता है, उसमें लिख के दे देता है कि भाई हम प्रॉमिस करते हैं कि हम जितना भी पैसा निकालेंगे हम आपको पूरा का पूरा टाइमली पेमेंट कर देंगे, और 2 या 2 से ज्यादा लोगों का सिग्नेचर चाहिए कि हाँ भाई सबूत के तौर में कि देखो वो हाँ बोला था, वो प्रॉमिस किया था कि वो बैंक को क्या करेगा, वापस से पैसा दे देगा। लेकिन ये सब आजकल नहीं चलता है, ये सब पहले का चक्कर था। रैंडम नहीं, तो मतलब तुम जिसको जानता है ऑब्वियसली। आज जैसे मान लो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन से होता है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, तो ये जरूरी नहीं है लेकिन ये सब चीज करना चाहिए। आज जैसे हाँ, आज जैसे हम लोग जब अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाया था तो लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारा होता है, फिर उन लोग बोला था कि अपने घर से 3 मेंबर लेके आइए। तो ये नहीं कि विटनेस है तो तुम मेरे 3 तुमको श्योरिटीज बोला तो तुम किसी को भी उठा के ले जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुमको अपना फैमिली का लेके जाना पड़ेगा जिसको तुम जानता है बेसिकली। ऐसे इन केस ऑफ, देखो पहला तो अपने ध्यान दो, पहले तो अपने क्या पढ़े, क्लीन कैश क्रेडिट। इसके अंदर क्या कोई भी सिक्योरिटी को प्लेज करने की जरूरत है नहीं। अब अपने दूसरा चीज पढ़ेंगे, इन केस ऑफ सिक्योर्ड कैश क्रेडिट। तो नाम से तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कोई सिक्योरिटी अपने को देना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ सिक्योर्ड कैश क्रेडिट द बोरोअर इज रिक्वायर्ड टू गिव सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ टैंजिबल एसेट्स। तो टैंजिबल एसेट्स के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, बोरोअर को कोई सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं अपने, सिक्योर्ड कैश क्रेडिट। In both types of cash credit, the borrower has to pay interest only on the amount actually utilized. तो हम लोग जितना पैसा, देखो मेरे को लिमिट कितना मिला था 2 लाख का, मान लो हम लोग 50,000 ही यूज किया है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, in both the types of cash credit the borrower has to pay interest only on the amount actually utilized। अपने कितना यूटिलाइज किए हैं 50,000, तो 50,000 के ऊपर ही क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो, द बैंक
कैन रिफ्यूज क्रेडिट। अच्छा सुनो ना, क्रेडिट लिमिट कब दिया जाता है? जब मेरा पोजीशन खराब है कि जब अच्छा है? जब मेरा अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है बैंक के सामने, तभी वो मेरे को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देगा, नहीं तो वो क्यों देगा? आज हम उसको लोन का पेमेंट, आज हम मान लो उससे पहले लोन लिए रहे, हम उसको अभी तक लोन ही नहीं चुका है, वो कॉल कर करके मेरे को परेशान कर दे, तो वो थोड़ी ना मेरे को क्रेडिट लिमिट देगा, ऑब्वियसली नहीं देगा वो। द बैंक कैन रिफ्यूज क्रेडिट when the credit worthiness of the borrower is unsatisfactory or when there is shortage of funds। उसको अगर लग रहा है कि मेरे पास उतना फंड्स नहीं है, या उसको लग रहा है कि हम मैंने उतने वैसे पर्सन नहीं है कि भाई हम उसका पैसा टाइमली चुका पाए, कि वो मेरे को मेरा लिमिट सेट कर पाए मेरा प्रोफाइल को देख के, तो उस केस में क्या है, अगर हम अपना उस बैंक को जाके बोले भी ना कि भाई मेरे को एक लिमिट दे दीजिए, मेरा क्रेडिट लिमिट सेट कर दीजिए, तो हो सकता है वो मेरा ऑप्शन को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा कि भाई आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार वापस से पढ़ो। द बैंक कैन रिफ्यूज क्रेडिट when the credit worthiness of the borrower is unsatisfactory। जब borrower का मेरा credit worthiness unsatisfactory उतना अच्छा नहीं है, तो उस केस में बैंक क्या कर सकता है, मेरा क्रेडिट को रिफ्यूज कर सकता है। The maximum amount known as the limit is determined according to the financial position of the borrower। तो ये लिमिट कैसे सेट होता है बताओ तो? बोरोवर का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके हिसाब से लिमिट को सेट किया जाता है। कैश क्रेडिट इज अवेलेबल टू फर्म्स ऑफ हाई क्रेडिट स्टैंडिंग ओनली। तो कैश क्रेडिट जनरली किसको मिलता है? जिसका क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छा है, जिसका बेसिकली प्रोफाइल अच्छा है, बस बैंक के सामने। समझ में आया कैश क्रेडिट? तुम मेरे को क्लास के बाद पूछना तो तुम्हारा क्वेश्चन सब हम बैठ के इज्जत से क्लियर करेंगे, बस तुम मेरे को टाइम दे देते। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या बोल रहा है देखो, इट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी फाइनेंशियल अकोमोडेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन? फाइनेंशियल अकोमोडेशन मतलब क्या होता है? क्या पार्क है क्या ये सबका सब खड़ा हो के ऐसे चलने लग गया, फिरने लग गया, हम यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं? हाँ हाँ, तो बोलो टेम्पररी फाइनेंशियल अकोमोडेशन क्या हो गया? फाइनेंशियल अकोमोडेशन क्या होता है? फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है वो मेरे को टेम्पररी पीरियड के लिए। It is a kind of temporary financial accommodation extended by a bank to its regular customers। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी बैंक अपने को देगा, लेकिन वो किसको देगा? अपने रेगुलर कस्टमर्स को देगा। जनरली जिसका करंट अकाउंट होता है ना, उसको ये फैसिलिटी मिलता है। अंडर दिस अग्रीमेंट, a customer having a current account with the bank is allowed to overdraw his account up to a specified amount। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा कोई बैंक में करंट अकाउंट है, तो मेरे को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, और मान लो मेरे बैंक अकाउंट में क्या है, पैसा नहीं है, तो सिंस मेरा करंट अकाउंट है उस बैंक के पास और हम उसके रेगुलर कस्टमर है, तो मेरे को क्या है, एक्स्ट्रा पैसा भी निकालने के लिए दे देगा। लेकिन हम जितना एक्स्ट्रा पैसा निकाले उसके ऊपर मेरे को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मेरे को टेम्पर मैंने ये नहीं कि हम इंटरेस्ट, हम उसको 1 साल 2 साल 3 साल बाद जाके इंटरेस्ट चुका रहे, नहीं, मेरे को जल्दी से उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी फाइनेंशियल अकोमोडेशन। A business enterprise can enter into this agreement। A business enterprise can enter into this agreement to take care of a temporary shortage of working capital। देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है, कि मान लो मेरे को लग रहा है कि मेरा, देखो ध्यान से सुनो फिर तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं कि मान लो 2-3 दिन में मेरा करंट अकाउंट में 5 लाख रुपए आने वाला है, ठीक है ना, मेरे को पता है कि 2-3 दिन में आ जाएगा, तो हम आज क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल कर लेंगे कि मेरे को तो पता है मेरे पास पैसा आ जाएगा 3-4 दिन में, तो हम उन लोगों का पैसा इंटरेस्ट के संग लौटा देंगे जितना भी इंटरेस्ट मेरा बन रहा है। तो वही चीज है, ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a business enterprise can enter into this arrangement to take care of a temporary, that is a few days shortage of working capital। मेरे को कम समय के लिए अगर मेरे को पैसा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। Interest is charged on the amount actually overdrawn and not on the amount sanctioned by the bank। तो हम जितना पैसा एक्चुअली निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा, वही क्या है, उसके ऊपर ही मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। द बोरोड, हाँ बोरोवर होगा यहाँ पे। The borrower has not to seek approval of the bank every time it is overdrawing। तो हर बार जब ओवरड्रॉ कर रहे हैं तो मेरे को बैंक से जाके परमिशन नहीं लेना पड़ेगा कि भाई हम ओवरड्रॉ कर सकते हैं क्या कर सकते नहीं। ऑप्शन होता है आजकल, अपने इजीली उस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। जब तुम लोग ये सब सिस्टम यूज करेगा, करंट अकाउंट अगर तुम लोग का होगा, तो तुम लोग को पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। बस प्रैक्टिकली अगर अपने कुछ चीज करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्या मस्ती चल रहा है क्या तुम लोग का? कभी कोई जा रहा है तो कभी कोई।
चलो देखो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में क्या लिखा हुआ है ध्यान दो। तुम लोग को पता होना चाहिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है। हाँ मत पढ़ो, हम एक बार फिर भी बता दे रही हूँ। हम लोग किसी को पारस तो पढ़ा हुआ नहीं है ना। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं कि हम मान लो किसी को सामान बेचा है ना। हम सामान तो बेच दिया, लेकिन वो बंदा मेरे को अभी पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बना लिया और उसमें लिख दिया कि हम बी पर्सन को क्या है सामान बेचा है, और वो उसमें अपना साइन करेगा और हम भी अपना साइन करेंगे, और उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि वो प्रॉमिस किया है कि वो मेरे को 3-4 महीना बाद पैसा दे देगा। ठीक है, वो तो मेरे को 3-4 महीना बाद पैसा देगा, लेकिन मेरे को पैसा हो सकता है 1 महीना बाद जरूरत पड़ गया। तो हम क्या करेंगे, वो वाला इंस्ट्रूमेंट लेके बैंक के पास जाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि भाई वो मेरे को पैसा 3-4 महीना बाद देगा। तो बैंक मेरा ये इंस्ट्रूमेंट ले लेगा और उसके बदले क्या है, मेरा अपना कमीशन वगैरह मैंने काट के मेरे को पैसा दे देगा। हाँ, अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस या नोटिंग चार्जेस जो भी बोलो, वो काट के मेरे को पैसा दे देगा, है ना। तो बस वही चीज है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में क्या लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज प्रोक्योरिंग कैश फ्रॉम अ बैंक इन एक्सचेंज फॉर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो हम क्या करें, कैश निकाल रहे हैं बैंक से, उसके बाद क्या दे रहे हैं बैंक को, वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Commercial banks provide short-term finance to business concerns by discounting their bills of exchange promissory notes. तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस दे देता है बिजनेस कंसर्न्स को उन लोग के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के खिलाफ, जो अभी हम तुम लोग को स्टोरी सुनाए। समझ में आया ना डिस्काउंटिंग चार्जेस वाला जो बताया। लेकिन बैंक क्या करता है, मेरे से कमीशन लेता है। बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर दिस सर्विस by paying a price lower than the face value of the credit instrument. तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट में 1000 रुपया लिखा हुआ है, तो क्या वो मेरे को 1000 रुपया देगा कि उससे कम देगा, उससे कम देगा, बिकॉज वो अपना कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेता है। The holder of the instrument remains liable to the bank if the instrument is dishonored on maturity. मान लो ड्यू डेट आ गया 4 महीना बाद, वो बी पर्सन क्या करता, बैंक को पैसा देता, लेकिन क्या है वो डिसऑनर हो गया, वो पैसा नहीं दिया, तो बैंक किसके पास आएगा, वो मेरे पास ही आएगा, वो मेरा ही गला पकड़ेगा। तो ये था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। समझ में आया तुमको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स वाला प्रोसेस। तो आप नहीं, हम बोले एक बार समझा दे। चलो ठीक है, तो देखो अब अपने क्या पढ़ेंगे ना, बैंक क्रेडिट का एडवांटेजेस पढ़ेंगे। बैंक क्रेडिट क्या था देखो, ये तुम लोग कैश क्रेडिट से कंफ्यूज मत हो जाना। बैंक क्रेडिट ये था, कमर्शियल बैंक या फिर बैंक क्रेडिट लिखा हुआ, इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने पढ़ेंगे। क्या है फटाफट पढ़ लो, देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी रीपेड वेन एवर डिजायर्ड। आज अपने बैंक से लोन लिए हैं, ये फ्लेक्सिबल है, जब अपना मन किया आपने क्या किया, रीपे कर दिए। हाँ, बैंक क्रेडिट में सब कुछ आ गया। बैंक्स मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द बोरोअर्स अफेयर। आज बैंक से हम पैसा लिए, बैंक का गांव दुनिया को बोलते फिरेगा क्या कि मैं से इतना पैसा लिया है, इतना इंटरेस्ट में लिया है, ये वो करके नहीं, वो पूरा क्या है सीक्रेट रखेगा। तीसरा, बैंक्स प्रोवाइड फंड्स इन मेनी वेज एंड द बोरोअर्स हैज अ चॉइस। तो आपने देखे ना कि वो अलग अलग तरीके से अपने को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। एक होता है नॉर्मल लोन, एक पड़े अपने कैश क्रेडिट, एक होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, है ना, अलग अलग बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आपने अलग अलग चीज पढ़े। अलग अलग तरीके से बैंक क्या करता है, अपने को फंड्स प्रोवाइड करता है, और बोरोअर के पास क्या है, चॉइस है, अपने कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बैंक्स डू नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। अब अगर बैंक से हम लोन ले लिए तो बैंक मेरे बिजनेस में आके थोड़ी ना बैठ जाएगा, मेरे माथे में तो आके बैठेगा नहीं, है ना। तो वो क्लाइंट के बिजनेस में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करता है। फिर लोन्स कैन बी रीपेड इन इजी इंस्टॉलमेंट। तो अपने क्या है धीरे धीरे पैसा चुका सकते हैं। इन डिजर्विंग केसेस बैंक रीशेड्यूल पेमेंट्स। लेकिन अगर कोई डिजर्विंग केस है, मतलब कि अगर मान लो कोई कंपनी उसका जेन्युइन प्रॉब्लम आ गया है, तो उस केस में क्या है वो मेरा थोड़ा रीशेड्यूल कर देगा, वो मेरा प्रॉब्लम को समझेगा, क्योंकि उसके सामने मेरा इज्जत रेप्यूटेशन अच्छा है। बैंक्स मेंटेन अटमोस्ट सीक्रेसी ऑफ द अफेयर्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो देखो ये वाला चीज, और हाँ ये वाला पॉइंट कौन मैंने वो कर रहा है रिलेट कर। तो बैंक्स मेंटेन अटमोस्ट सीक्रेसी ऑफ द अफेयर्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो उस क्लाइंट्स का जो भी चीज है, जो भी बात है, उसको क्या है सीक्रेट रखता है, रिवील नहीं करता है लोगों के सामने। अब अपने पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में देखो क्या बोल रहे हैं, द बोरोअर हैज टू परफॉर्म सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटी थोड़ा बहुत रहता है। बैंक ग्रांट्स लोन्स जनरली अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस में वो लोग मेरे को जनरली लोन्स देता है। थर्ड,
बैंक लोन्स आर अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड, ये नहीं कि वो लोग मेरे को जिंदगी भर के लिए लोन दे दिया, कुछ समय के लिए वो लोग मेरे को लोन्स देता है शॉर्ट पीरियड के लिए। फिर बैंक्स चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ फिक्स्ड बर्डन इज क्रिएटेड ऑन प्रॉफिट्स। तो बैंक क्या है, जनरली मेरे से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, जिसके कारण क्या है, कंपनी के प्रॉफिट्स पे, कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर क्या आ जाता है, थोड़ा बर्डन आ जाता है। तो ये था अपना डिसएडवांटेजेस बैंक क्रेडिट का। अपना ट्रेड क्रेडिट बाकी है, अच्छा थोड़ा सा बाकी है, तो ये अपना नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अपने आज यहीं तक रहने देते हैं, बिकॉज फिर अपना अकाउंट्स क्लास है अभी, क्लास एंड कर रहे हैं।